शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन होते हैं दो तरीके के। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक पेरेंट आगे ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर मैं आपसे एक लाइन में बोलना चाहूं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन नहीं होगा गैमीट्स का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी कई बार मिलेगी, अभी से माइंड में इस लाइन को बिठा लो। ओके, अब आते हैं कि मैम आपने ये तो बता दिया कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, ये नहीं बताया कि होता क्या है ये। भाई हम तो बिल्कुल नहीं, हमें नहीं पता ये क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने 8-9 क्लास में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे हम। ओके, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो भाई ये जिस चीज के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, ये आखिर है क्या, ये रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यहाँ पर ये फॉस्टोफियस नहीं आएगा। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट। नाउ रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो अपने जैसे सिमिलर किसको, ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्यों होता है, क्या होता है ये तो पता चल गया, अब होता क्यों है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर अगर कोई है, किसी ने जन्म लिया है, तो उसकी जो डेथ है वो बिल्कुल परमानेंट है। डेथ होगी, जरूर होगी डेथ, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई भी अमर नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म ने अगर जन्म लिया है तो वो जरूर मरेगा, डेथ जरूर होगी, वो तय है, राइट। लेकिन अब अगर एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, उसने जन्म लिया और कुछ टाइम के बाद उसने अपनी लाइफ जी और फिर वो उसकी नेचुरल डेथ हो गई, वो मर गया। तो अब भाई एक बात बताओ कि क्या जो 1800 जो सन था, यानी कि 1800, यानी कि यहाँ से 200 साल पहले जो लोग थे, क्या वो अब आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि आज से, अब देखो अकबर द ग्रेट, ठीक है, हुमायूं या फिर महाराणा प्रताप, ये सभी बहुत बड़े बड़े राजा थे, राइट। अब ये सभी क्या आपको अभी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये सब क्या थे, ह्यूमन बींग्स, क्या थे, ह्यूमन बींग्स। तो आप ये कह सकते हो कि ह्यूमन बींग्स तो आज भी हैं, ह्यूमन बींग्स तो आज के टाइम में भी है, लेकिन ये लोग तो नहीं है कि अब आपको क्या कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको बता सके कि हाँ मैंने उस टाइम पर ऐसा होते हुए देखा था, मैंने 1872 में ऐसा होता देखा था, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मर चुके हैं, राइट। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि अगर कोई इंसान जो है उसने जन्म लिया, इंसान छोड़ो किसी भी ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया है, उसकी डेथ बिल्कुल तय है, राइट। तो अब अगर ये डेथ हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस ऑर्गेनिज्म को खत्म होने से बचाने के लिए, लाइफ खत्म हो जाएगी, इस लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसलिए जरूरी है ताकि जो जीवन है वो आगे चल सके, ठीक है। अब अगर ह्यूमंस है, ह्यूमंस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जो किड्स हैं उनको जन्म देते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, राइट। फिर क्या होता है, फिर वो ऑफस्प्रिंग बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं ना, फिर बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद वो जॉब करते हैं, उनकी मैरिज होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वो भी बुढ़े हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रिप्रोडक्शन है उससे एक नई जनरेशन बन के आती है। क्या आती है, एक नई जनरेशन बन के आती है, जिससे जो वो पुरानी वाली जनरेशन है ना, वो लाइफ को कंटिन्यू रख रही है, उसने अपना काम कर दिया, अब आगे एक जनरेशन बन गई, वो जनरेशन आगे चलती रहेगी, वो जनरेशन आगे चलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाइफ स्पैन क्या होता है, क्या होता है लाइफ स्पैन। डोंट वरी, एनसीईआरटी है, आगे है, एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं नोट्स के साथ, ताकि आप लोगों को जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए चैप्टर का, कि चैप्टर है किस बारे में, राइट। अब जो मैं अभी इतनी देर से बात कर रही थी ना कि ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया और उसको मरना भी है, तो जन्म से लेकर
नेचुरल डेथ, भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई भी बीमारी से वो इंसान मर गया या किसी भी रीजन से मर गया, तो उस चीज को लाइफ स्पैन नहीं कहेंगे। एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है और उसकी जब बर्थ से लेकर जो उसकी नेचुरल डेथ होगी उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन। द टाइम पीरियड, अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन। अब पैरेट है, पैरेट 140 साल जीता है, अगर बीच में वो मरे ना किसी भी एक्सीडेंट की तरीके से, अगर किसी तरीके से भी ना मरे, नेचुरली उसकी डेथ हो, तो वो 140 ईयर्स जिएगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है, वरना अलग अलग स्पीशीज, पैरेट की अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 140 ईयर्स माना जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लाइफ स्पैन। देख लेते हैं, पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही जिंदा रह सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बटरफ्लाई है, उसका 30 डेज यानी कि 1 महीने का लाइफ स्पैन होता है, तो वो बटरफ्लाई क्या होगी, वो सिर्फ 30 डेज ही जिएगी। नेचुरली अगर वो मरती है तो उसका लाइफ स्पैन कितना होगा, 30 डेज का। अगर उससे पहले किसी भी रीजन से मर जाती है तो उसको लाइफ स्पैन नहीं बोलते हैं। नेचुरल डेथ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वट एवर बी द लाइफ स्पैन, अब देखो लाइफ स्पैन कुछ भी हो, चाहे अगर कोई 1 महीने जी रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑर्गेनिज्म, पूरा चैप्टर ही ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ स्पैन का मतलब होता है पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, ठीक है। अब कुछ भी लाइफ स्पैन हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका कुछ भी लाइफ स्पैन हो, डेथ जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो होगी ही होगी, ठीक है। नाउ इसका मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब मैंने ये क्यों कहा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल है, क्या वो अमर है? नहीं, वो अमर नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज बर्थ से नेचुरल डेथ के टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलते हैं ना। लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर नेचुरल डेथ नहीं होती, उनके अंदर डेथ नहीं होती, वो खत्म तो होते हैं, उनका एंड तो होता है, लेकिन वो डेथ, नेचुरल डेथ नहीं होती, ठीक है। समझ लीजिए जो आपका प्रोटोजोआ है, क्या है? प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ क्या करता है, आगे दो अलग प्रोटोजोआ में, दो नए प्रोटोजोआ में डिवाइड कर लेगा। तो ये एक अलग प्रोटोजोआ बन गया, ये एक अलग प्रोटोजोआ बन गया, तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला तो खत्म हो गया ना। तो इस तरीके से इनका एंड होता है, इस तरीके से इनका एंड होता है। तो इसलिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर लाइफ स्पैन, उनकी जो टाइम पीरियड होता है लाइफ का, उसको लाइफ स्पैन में नहीं इंक्लूड करते हैं, राइट। उसके बाद लाइफ स्पैन जो है बहुत बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि आपने देखा बटरफ्लाई 1 मंथ, ठीक है। और बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि बेनियन ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, ये सब जो होते हैं ना, इन सब के या तो बहुत छोटे भी हो सकते हैं लाइफ स्पैन, बहुत कम टाइम तक भी एक जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह सकता है, और बहुत ज्यादा 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी मिलेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते आए हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। तो नीट 2020 का एक श्योर क्वेश्चन मान के चलो कि इस लाइन से बन सकता है, अगर बना तो, ठीक है। दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट को रिलेटेड विद साइजेस। जो लाइफ स्पैन होती है ना ऑर्गेनिज्म की, वो उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, साइज पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि क्रो और पैरट, कौवा और तोता एक जैसे साइज के हैं, लेकिन दोनों का लाइफ स्पैन अलग होता है। कितना होता है आगे देखेंगे, ठीक है, मैंने पूरा लिस्ट तैयार किया है, उसमें देखेंगे। मैंगो और पीपल ट्री दोनों ही बड़े बड़े ट्री हैं, मैंगो भी एक ट्री है, पीपल भी एक ट्री है, राइट। लेकिन दोनों का ही लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ड्रास्टिक चेंज है, दोनों में बहुत अलग अलग है, एक का बहुत कम है, एक का बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या है हम देखते हैं, चलो देखिए मैम, आ गए हम लोग एनसीईआरटी पे, बिल्कुल आ गए एनसीईआरटी पे। अब अगर हम नोट्स को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं
तो हमें चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी, राइट। तो सबसे पहले गाइस एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, इस पूरे चैप्टर के अंदर दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जनरली ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम, अब देखो यही हमने पढ़ा था ना, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पैन। एक ऐसा टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, वो किसको शो करता है, वो टाइम पीरियड क्या है, इट इज नोन एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन। आपको एक फिगर दिया होगा जो आगे दिखाऊंगी, उसमें कई ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया हुआ है, ठीक है, कईयों का नहीं दिया हुआ है, जो आपको फिल करना है मैंने फिल कर दिया आपके लिए। आप आगे वीडियो प्लीज देखते रहिए, आपको हर एक चीज क्लियर होती रहेगी। एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.1। इजंट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग टू नोट दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज अ फ्यू डेज। अब देखो अगर आप इसको, इस वाले पर्टिकुलर फिगर को आप देखो तो देखो किसी का तो बहुत छोटा लाइफ स्पैन है, 1 से 2 वीक्स, जनरली 30 डेज का माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 to 2 वीक्स लिखा है, आप यही ध्यान में रखिएगा, 1 to 2 वीक्स है, ठीक है। और आप देखिए क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स है। अब क्रो और पैरट एक जैसे दिखते हैं, साइज में भी एक जैसे हैं, लेकिन देखो क्रो का 15 ईयर, पैरट का 140 ईयर्स, कितना ड्रास्टिक चेंज है। तो वही यहाँ पर बताया गया है दैट आप यहाँ पर देख रहे हो कि किसी का तो बहुत छोटा है, कुछ दिनों का ही लाइफ स्पैन है, और किसी ऑर्गेनिज्म का तो 1000 ईयर्स तक का, यानी कि 100 ईयर्स तक का क्या है, लाइफ स्पैन है। सो बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दो एक्सट्रीम के बीच में कि कुछ दिनों का लाइफ स्पैन और कई सालों का लाइफ स्पैन, इन दोनों डिफरेंसेस के बीच में लाई करता है सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, ठीक है। नेक्स्ट, यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, दैट यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज, ठीक है। जो लाइफ स्पैन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो डिपेंड नहीं करता कि कितना छोटा साइज है ऑर्गेनिज्म का या कितना बड़ा साइज है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने कि जो क्रो और पैरट है उनके साइज में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दे आर नॉट वेरी डिफरेंट, ठीक है, फिर भी उनका जो लाइफ स्पैन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। क्रो का 15 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर्स, कितना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन साइज तो सेम है। तो इससे पता चलता है कि लाइफ स्पैन जो है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता। नाउ सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो मैंगो का ट्री, देखो मैंने इसीलिए आपको पहले नोट्स पढ़ाए थे ताकि ये चीज पढ़ने में हमें आसानी हो, राइट। तो आप बात करो कि जो मैंगो का ट्री होता है हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन, उसकी लाइफ स्पैन जो है ना बहुत छोटी होती है अगर हम कंपेयर करें उसको पीपल के ट्री के साथ, ठीक है। तो कुछ भी लाइफ स्पैन हो एक ऑर्गेनिज्म का, वट एवर बी द लाइफ स्पैन, चाहे कुछ भी लाइफ स्पैन हो, डेथ जो है ना हर ऑर्गेनिज्म की वो होनी ही होनी है। डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। नाउ इसका मतलब क्या है भाई, सर्टेनिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर गाइस ये हो गया दैट नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी इमॉर्टल मतलब अमर, कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपको पहले बता चुकी हूँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मरते नहीं है, वो डिवाइड कर जाते हैं, वो 2 नए ऑर्गेनिज्म दे जाते हैं हमें, 2 नए ऑफस्प्रिंग दे जाते हैं। उसके बाद given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand years? अगर हम इस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन को ध्यान में रखें तो क्या आप सोच सकते हो कि कितने सारे यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल इस अर्थ पर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है हमारी अर्थ पर, राइट। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहे हुए हैं। नाउ देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी। अगर एक क्रो 15 साल में मर जाता है तो भाई 15 साल के अंदर उस क्रो को खत्म हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हो जाना चाहिए था, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था। वो आज भी हमें क्रो क्यों देखने को मिलते हैं, क्या ऐसा हुआ होगा कि भाई 1800 में जो क्रो था वो क्रो आज भी जिंदा है, ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब वो क्रो की जो स्पीशीज है वो कैसे ना कैसे तो आगे बढ़ी होगी, और वो कैसे बढ़ी होगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से, ठीक है। कैसे बढ़ी होगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से, जिससे रिप्रोडक्शन करके उस क्रो ने अपनी स्पीशीज को, अपनी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू रखा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो स्पीशीज कब की खत्म हो गई होती, ठीक है। ह्यूमंस भी ना यहाँ पर होते अगर रिप्रोडक्शन ना होता, ठीक है। पहले जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बने थे सिर्फ वही रह जाते, कभी भी
आपको ह्यूमंस देखने को ना मिलते अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो, राइट। नाउ यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। अब ये जो कॉन्टिन्यूटी को शो करता है ना, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम ग्रांटेड, वी टेक इट एज ग्रांटेड, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो देखो डायग्राम है ना, इस पे हम ध्यान ना देकर डायरेक्टली जाते हैं इस पे, ठीक है। उसके अंदर आपको कुछ के दिए हुए हैं, कुछ का नहीं दिया हुआ, तो जिसके नहीं दिए हुए वो यहाँ पर फिल कर दिए गए हैं। सो जनरली यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑर्गेनिज्म के नेम है और उन्हीं के सामने उनका लाइफ स्पैन लिखा हुआ है। ये आपको सबसे अच्छे से याद होना चाहिए। नहीं याद हो रहा, बड़े बड़े अक्षरों में लिख के, चार्ट पे लिख के रूम में लगा दो और इसको रोज याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है वो है 60 से 90 ईयर्स। डॉग का जो लाइफ स्पैन है वो है 20 से 30 ईयर्स। देखो अब कई डॉग्स होते हैं जो 10 ईयर्स भी जीते हैं, लेकिन मैंने ऑन एन एवरेज जो मोस्टली स्पीशीज होती हैं डॉग्स की वो 20 to 30 ईयर्स होती हैं। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, ठीक है, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। एंड आई एम वेरी सॉरी, इतनी देर से मैंने आपको बटरफ्लाई 30 डेज 30 डेज 30 डेज कहा है, ठीक है, वो फ्रूट फ्लाई है 30 डेज, ठीक है, फ्रूट फ्लाई फॉर 30 डेज। तो उस चीज़ को प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो जो फ्रूट फ्लाई है ना वो 30 डेज के लिए होगी और बटरफ्लाई होगी 1 से 2 वीक। तो ये थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, फ्लाई के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूजन, ठीक है। नाउ क्रो जो है वो कितने साल जीता है? 15 ईयर्स। पैरेट लिव्स फॉर 140 ईयर्स। काउ लिव्स फॉर 20 to 25 ईयर्स। हॉर्स लिव फॉर 60 ईयर्स। क्रोकोडाइल लिव्स फॉर 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई लिव्स फॉर 30 days. Tortoise lives for 100 to 150 years. Okay, rose lives for 5 to 7 years. कई ऐसी स्पीशीज हैं रोज की जो 25 ईयर्स भी रहती हैं, ठीक है, 20 ईयर्स भी रहती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ऑन एन एवरेज मोस्टली जो रोज की स्पीशीज हैं वो 5 to 7 ईयर्स ही सर्वाइव करती हैं, उसके बाद वो आगे कंटिन्यू कर लेती हैं। बाहर और भी जो नई स्पीशीज हैं या फिर आगे कंटिन्यू रखती हैं लाइफ को विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है बनाना ट्री 25 ईयर्स। राइस प्लांट 3 to 4 months एंड बेनियन ट्री का 200 ईयर्स, ठीक है। यही सब दिया हुआ था ना इसमें, देखो सबका मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको फिल जरूर कर लेना, उन्होंने मैं बोला था इंटरनेट से फिल करना, एनसीईआरटी वालों ने बोला, हमने कर लिया, ठीक है। चलो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं, अब देखो वही सेम चीज है, दैट रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, वो यहाँ पर किसको जन्म देता है? एक यंग वन को, ठीक है, किसको? एक ऑफस्प्रिंग को जो उससे ही सिमिलर होता है। किससे? सिमिलर और आइडेंटिकल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। सिमिलर मतलब सिमिलर, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट कार्बन कॉपी। आइडेंटिकल वर्ड हम यूज करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों के लिए, ठीक है, जिसके लिए हम स्पेशल वर्ड क्लोन यूज करते हैं, और सिमिलर हम यूज करते हैं एज इन जनरल रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक समझ लीजिए, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन को ले लीजिए, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो बड़ा होगा, स्कूल जाना शुरू करेगा, स्कूल जाने के बाद कॉलेज जाएगा और बड़ा हो गया, उसके बाद जॉब करेगा, उसकी मैरिज होगी, उसके खुद के बच्चे होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उसकी कुछ टाइम में डेथ हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? एक ऑर्गेनिज्म ग्रो किया, मेच्योरेशन की स्टेट में गया, और फिर उसके बाद उसने रिप्रोड्यूस किया और नए ऑर्गेनिज्म यानी कि नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक साइकिल चल रही है। पहले जन्म होता है, फिर जो ऑर्गेनिज्म जिसका जन्म हुआ है वो ग्रो करता है, ठीक है, ग्रोथ होती है, और लास्ट में डेथ हो जाती है। तो ये एक साइकिल चल रही है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन की वजह से किसी भी स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आज से 200 साल पहले जाओ, तो क्या उस 200 साल पहले जो एक कोई भी पर्सन हो, कोई एक भी पर्सन आपको नहीं मिलेगा इस वर्ल्ड में। क्यों? बिकॉज उसकी डेथ हो चुकी है, लाइफ स्पैन उतना ही था, नेचुरली या किसी भी रीजन से डेथ हो चुकी है। तो अब अगर वो ह्यूमन बीइंग वहीं खत्म हो गए, तो अब ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? अगर वो जो 1800 सन में जो ह्यूमन बीइंग जिंदा थे वो सभी अब खत्म हो चुके हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन है वो आज कैसे हैं इस धरती पे? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, दे कंटिन्यू द स्पीशीज, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। नेक्स्ट है
अब रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या? ये सारी लाइनें गाइस, आप सोच रहे होगे ना मैम नोट्स से ज्यादा पढ़ा रही है, नहीं, पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगी, लेकिन जितनी भी लाइन्स यहाँ लिखी हुई है ना, सभी की सभी एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। नाउ इस लाइन का क्या मतलब है कि हमारे इस वर्ल्ड में, इस पूरे अर्थ पे लाइफ जो है ना उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। प्लांट्स में भी इतनी सारी वैरायटीज हैं, एनिमल्स में भी इतनी सारी वैरायटीज हैं, तो डाइवर्सिटी तो है ही है, राइट। तो इसके अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका है, ठीक है। उन्होंने इवॉल्व किया है अपने अपने तरीके से मल्टीप्लाई करके और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करके। अगर वो रिप्रोड्यूस ना करते तो क्या एवोल्यूशन आ पाता? क्या ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर पाते, स्पीशीज इवॉल्व कर पाती? नहीं, right? Now, the organism's habitat, its internal physiology and several other factors are आएगा collectively responsible for how it reproduce। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अब देखो आप मुझसे ये पूछोगे मैम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आया है एसेक्सुअल, तो मैं आपसे बोलूंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? बिकॉज जब प्लांट्स को या एनिमल्स को उनकी, एनिमल्स आप कह सकते हो एक तरीके से, एनिमल जैसे कि अर्थवॉर्म होता है उसके अंदर बाइसेक्सुअल है वो, राइट, मेल और फीमेल दोनों एक में प्रेजेंट है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, असेक्सुअल तो नहीं होता अर्थवॉर्म के अंदर, सेक्सुअली होता है, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि जब फेवरेबल कंडीशन किसी भी ऑफस्प्रिंग को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को मिलती है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जब उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो कौन सी रिप्रोडक्शन करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन जब उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलनी बंद हो गई, थोड़ी बहुत चेंजेस आई इन्वायरमेंट में, ठीक है, अंदर इंटरनल फिजियोलॉजी में किसी भी तरीके के कुछ फैक्टर्स हुए, टेम्परेचर चेंज हुआ, हैबिटेट चेंज हुई, उसकी वजह से उनकी जो फेवरेबल कंडीशन थी जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे, अगर वो हमने बदल दी तो वो क्या करेंगे? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे डाइवर्सिटी वाले एरिया में भी, जहां पर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, जहां पर इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, ऐसी चेंजेस में भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, राइट। चलिए यहां पर क्लियर हो गई ना ये चीज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। किस पे आएंगे? टाइप्स ऑफ, एक सेकेंड, हम यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइप्स पे जाएंगे। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो एक यंग वन को, यानी कि एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है जो कि उसी की तरह होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो करते हैं, मेच्योर करते हैं और उसके बाद वो नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक साइकिल चलती है, सबसे पहले जन्म होता है, फिर वो ग्रो करते हैं। आप ह्यूमन बींग्स में देख लो, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, मैरिज होगी, खुद के बच्चे होंगे, रिप्रोड्यूस कर दिया, जनरेशन आगे बढ़ गई, राइट। और उसके बाद जो इसने रिप्रोड्यूस किया था उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक लाइफ साइकिल ही तो चल रही है ना। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। रिप्रोडक्शन की वजह से स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन बनी रहती है। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में अच्छे से पढ़ोगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये जब होती है तो जो हमारी ऑफस्प्रिंग होती है उसके अंदर हमारे गुण कैसे आ जाते हैं, हमारे जीन्स कैसे आ जाते हैं, कि भाई अब एक ह्यूमन का बच्चा है, इंसान का बच्चा है, तो वो इंसान ही होगा, घोड़ा तो नहीं होगा, राइट। तो वो जीन्स की वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में। नाउ देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। देखो जो जो हमने नोट्स में कवर किया है ना वो लाइन यहाँ लिखी हुई है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि वहां मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर अभी भी लगे आपको कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही हूँ तो कमेंट कर देना, अगले वाले पार्ट से एनसीईआरटी वापस से समझाऊंगी। क्या है ना, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर। मैं एक एक लाइन पढ़ जरूर रही हूँ लेकिन जो नोट्स में लिखी हुई है वो भी सेम यही लाइन है और वो मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर उस चीज को हिंदी में बताना सही रहेगा क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद चलते हैं, देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बड़ी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, अलग प्लांट्स हैं, अलग एनिमल्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग देखने को मिलते हैं, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी
राइट नाउ हर ऑर्गेनिज्म जो है अपने तरीके से इवॉल्व हुआ है, अपने तरीके से उसने सर्वाइव, किस कंडीशन में वो सर्वाइव कर पा रहा है उसके बेसिस पर वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, कि भाई किस तरीके से उसे रिप्रोड्यूस करना है, कब उसे रिप्रोड्यूस करना है, किस एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस करना है, ये सब हुए उसके पर्सनल फैक्टर्स। ठीक है, तो इन सब पे डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन। उसके बाद based on whether there is participation of one organism or two in the process, reproduction is of two types। अब देखो ये चीज ना यहाँ से पढ़ते हैं कि जो रिप्रोडक्शन के टाइप हैं वो दो तरीके के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो किस पर बेस्ड है कि भाई एक पेरेंट इन्वॉल्व है या दो पेरेंट। ठीक है, जो आगे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको करने के लिए कोई एक ऑर्गेनिज्म आगे आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई दो ऑर्गेनिज्म के फ्यूजन से क्या बन रहा है, एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है। तो ये उसके ऊपर बेस्ड है। जब कभी भी एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में तो रिप्रोडक्शन होगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब कभी भी दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाई जाएगी। ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो रिप्रोडक्शन होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब दो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे तो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब एक ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब बताया है आप सभी को, यस द बेबी। आप अपने आप से रिलेट करके चलो, इस चीज को ह्यूमन से रिलेट करके चलो, समझ में आएंगी चीजें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है एक सिंगल पेरेंट के द्वारा विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। अब एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में गैमीट बन भी सकता है और गैमीट नहीं भी बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, गैमीट बनेगा भी और गैमीट नहीं भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेन थिंग है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग बनाती है वो है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स, मेल गैमीट फीमेल गैमीट का मिलना, फ्यूजन होना, इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ये जब होता है तो रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, और जब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होगा, मेल और फीमेल गैमीट्स नहीं मिलेंगे, उनके मिले बिना ही नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, तो उस रिप्रोडक्शन को बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब दो पेरेंट, अपोजिट सेक्स के दो पेरेंट यहां पर इन्वॉल्व हों रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, ठीक है, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, मेल फीमेल, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, सिनगैमी का प्रोसेस होगा, क्या बना लेंगे, जाइगोट। ये एनप्लॉइडी में होता है यानी कि हैप्लॉइड, ये एनप्लॉइडी में होता है हैप्लॉइड। यहां पर आपकी सिनगैमी होती है, फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होते ही क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट होगा 2n कंडीशन में। क्लियर भाई, 11th में इतना तो पढ़ा होगा। 2n क्या होता है, n क्या होता है, n मतलब हैप्लॉइड, 2n मतलब डिप्लॉइड। ठीक है, चलो नाउ हम कहाँ थे, हम यहाँ पर थे। ठीक है, कि कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो एक ऑर्गेनिज्म है जो पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर वो दो ऑर्गेनिज्म है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बेसिस पर रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, विद यानी कि गैमेट फॉर्म भी हो सकता है और विदाउट गैमेट फॉर्म नहीं भी हो सकता है, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल। क्लियर हो गया? ये चीज ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में कि गैमेट बनेंगे या नहीं भी बनेंगे। असेक्सुअल में गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन फ्यूजन कभी नहीं होगा। फ्यूजन जहां होगा वहां हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट? नाउ जब दो पेरेंट जिनका अपोजिट सेक्स हो, एक मेल हो एक फीमेल हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, ठीक है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल क्लियर हो गया? यस मैम, क्रिस्टल क्लियर हो गई ये चीज तो, राइट। अब हम देखेंगे एक एक करके कि असेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। ब्रीफ में इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को,
ठीक है, और नेक्स्ट में करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है, ऑफस्प्रिंग को। अब आप लोगों को ना एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, ऑफस्प्रिंग भले ही एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया है लेकिन ये अलग अलग वर्ड है, ऑफस्प्रिंग और क्लोन। ऑफस्प्रिंग होता है जो पेरेंट्स से सिमिलर है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेबीज के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन क्लोन एक ऐसा वर्ड है जो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो न्यू जनरेशन बन के आती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो नई जनरेशन बनती है, नए ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के, उन्हें हम बोलते हैं क्लोन। समझ में आया, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। एज अ रिजल्ट जो ऑफस्प्रिंग है ना दैट आर प्रोड्यूस, वो ना ही सिर्फ आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक जैसा होने के साथ साथ वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट की। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम, सिमिलर का मतलब होता है मिलते जुलते। ठीक है, सो क्लोन वर्ड यूज किया जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नाउ द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। अगर आपसे कोई पूछ ले क्लोन क्या होता है तो क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे दैट क्लोन इज अ morphologically and genetically similar individual which is produced as a result of asexual reproduction where a single parent is involved। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं asexual reproduction के अंदर क्या होता है। in this method a single individual parent is capable of producing offspring। एक सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट जो ऑफस्प्रिंग होगा यहां पर वो ना ही सिर्फ एक जैसा दिखता होगा बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की, कार्बन कॉपी होगा। ठीक है, नाउ इन कार्बन कॉपीज को हम एक नाम से बुलाते हैं जो कि है क्लोन। क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच, अब देखो क्लोन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, दैट द ऑफस्प्रिंग विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब आपके सामने कुछ डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज जो देखनी है ना, ये वाली जो डायग्राम है ना, ये आपके सामने दिखा रहा है किसको, बाइनरी फिजन को। किसको दिखा रहा है, बाइनरी फिजन को। एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे, आपको चीजें समझ आती रहेंगी। तो जब हम बाइनरी फिजन पढ़ेंगे तब इस डायग्राम को पढ़ेंगे, जब हम पर्टिकुलरली बडिंग को पढ़ेंगे तब हम इस वाले डायग्राम को पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अगर भाई कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो वो ट्राई करेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, राइट। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर कहाँ देखी जाती है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, और कुछ प्लांट्स और एनिमल के अंदर जो जिनकी जो है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, आप प्रोटिस्टा की बात कर लीजिए, मोनेरा की बात कर लीजिए, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है या फिर आप कह सकते हो जो पेरेंट सेल है वो क्या करता है, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और दो नए इंडिविजुअल बना देगा। मैंने आपसे कहा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, एग्जैक्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, और वो कभी भी मरते नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ये हुआ आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, इधर बढ़ गया इधर बढ़ गया। तो जब ये दो पार्ट्स में बढ़ ही गया है, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। तो ये वही चीज बताई गई है दैट प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करते हैं टू न्यू इंडिविजुअल में। ठीक है, नाउ दस इन दीज ऑर्गेनिज्म, तो इसीलिए इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल डिवीजन है वही एक तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, इनके अंदर जब सेल डिवाइड करता है, जब एक सिंगल सेल है वो आपस में दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर गया या फिर मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर गया, उसी को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सेल डिवीजन ही जो है वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन की वजह से ही रिप्रोडक्शन हुआ। ओके, कोई गैमीट नहीं बने, कोई गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ, कोई जाइगोट नहीं बना। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन इज द इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, राइट। नाउ लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। अब हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ तक फैला हुआ है।
किन किन ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है? वेट अ सेकेंड. ओके, नाउ अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग ग्रुप अगर हम देखें ऑर्गेनिज्म के, तो उन सभी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में देखा जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल साफ और सीधी बात है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में, ठीक है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जैक्ट काफी हद तक सिमिलर है. राइट नाउ आपके सामने दो एग्जाम्पल्स हैं. प्रोटिस्टा हम हाईलाइटर ले लेते हैं, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा. प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरन्स, इनके अंदर क्या होता है? सेम जो चीज अभी समझाई है वही लिखी हुई है गाइस, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं ना वो आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी को पूरी तरह कवर करते हैं. वो तो आप देख ही रहे हो, जैसे मैं लाइन पढ़ रही हूँ सेम लाइन नोट्स वाली आ रही है. राइट सो गाइस, यहाँ पर जो प्रोटिस्ट और मोनेरन होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है या फिर आप कह सकते हो जो पेरेंट सेल है वो इस तरीके से होगा, और वो क्या करेगा? वो दो सिमिलर इंडिविजुअल्स में अपने आप को डिवाइड कर लेगा. तो ये वाला ऑर्गेनिज्म तो खत्म ही हो गया ना जब वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया. राइट, तो ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया. तो जब ये वाला पार्ट आपका खत्म हो चुका है तो सेल क्या हुआ? सेल ने डिवीजन कर ली. इसीलिए कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेल डिवीजन से ही कई सारे ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं. क्लियर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. एक एक लाइन एनसीईआरटी की नहीं होती है. कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ट्राई करूंगी नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज्यादा बेटर बने. सॉरी कब सारे. ठीक है, नाउ यहां पर सेल जो है वो कैसे डिवाइड करेगा? सेल विल डिवाइड इनटू टू इंडिविजुअल बाय द माइटोसिस. ठीक है, चलिए अब एक और चीज, कई बच्चों को माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस नहीं पता होगा. माइटोसिस हम जब करते हैं, माइटोसिस हम कब करते हैं? जब हमें जो है ना प्लॉइडी है, जो प्लॉइडी लेवल है वो सिमिलर रखना है हमें. अगर यहाँ पर एन कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन है, तो हमें जो गैमीट है उसके अंदर भी एन कंडीशन ही रखनी है, तब हमारा माइटोसिस होता है. और मियोसिस तब होता है जब यहाँ पर 2n कंडीशन की प्लॉइडी है, 2n कंडीशन की प्लॉइडी है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ n सिंगल हैप्लॉइड वाली जो प्लॉइडी है वो क्रिएट हो जाती है, उस टाइम पर करी जाती है मियोसिस. ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, उसी को बस हम यहाँ पर क्लियर करें. 11th क्लास पूरी फंडामेंटल है, पूरे कॉन्सेप्ट्स जो बेस है आपके उनको क्लियर करने के लिए है, और 12th क्लास उन्हीं सब बेसिस का क्या है? एप्लीकेशन पॉइंट है. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठी है. चलिए अब एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगी कि यहां पर क्या हो रहा है. यहां पर क्या हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे? यहां पर हो रहा है बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में देखिए, सबसे पहले एक अमीबा है. अमीबा बाइनरी फिजन में, अमीबा बोल रही सॉरी, एल्गे. ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी तो दिखाया था, देख सकते हैं. देखिए, बडिंग इन ईस्ट एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा. ठीक है, सही बोल रहे थे हम. एक सेकेंड, कंफ्यूजन, बहुत टाइम हो गया, 40 मिनट हो गए पढ़ाते पढ़ाते. अब जो है वीडियो की जो लेंथ है थोड़ी कम करने के लिए थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ भी आए और थोड़ी वीडियो की लेंथ कम भी हो, ताकि आप लोग देख भी पाओ. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अमीबा है. अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस है. क्या है? एक न्यूक्लियस है. अब ये न्यूक्लियस जो है ये देखो यहाँ से डिवाइड करना शुरू कर रहा है, नहीं कर रहा है? न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू हो रहा है, और यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है. न्यूक्लियस इस स्टेज पर डिवाइड हो चुका है. न्यूक्लियस डिवाइड, उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आएगा. अगर ये इस तरीके से है अभी, तो इसके ऊपर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और ये थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा. किस तरीके से हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. तो ये थोड़ा और पतला हो गया, तो अब इसका टूटना और आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होते ही दो अलग अलग, यहाँ पर ये और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये अलग अलग हो जाएंगे, और दो नए इंडिविजुअल बन के आपके सामने खड़े हो जाएंगे, जो कि है 2 डॉटर सेल. ठीक है, ये किसमें है? बाइनरी फिजन इन अमीबा. इसी के साथ साथ आप बडिंग भी एक बार देख ही लो. बडिंग हो रही है यहाँ पर. जनरली यहाँ पर बडिंग के अंदर ही क्या कर रहे हैं? बडिंग के अंदर यहाँ पर एक पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. ठीक है, सेल कैसे डिवाइड कर रहा है? एक ये है आपका जनरली
आपके सामने जो स्ट्रक्चर है बडिंग का, बडिंग में सिमिलरली ये होता है, एक वैक्यूल होता है, एक वैक्यूल होता है और यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो वैक्यूल और न्यूक्लियस में क्या होता है कि जो आपका ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस आगे जाके एक उभार आता है। आपका बडिंग के अंदर क्या होगा कि आपका जो ये पेरेंट सेल है ना, इसमें थोड़ा सा उभार आता है। ठीक है, उभार आते ही जो ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और जैसे ये डिवाइड होना शुरू होता है, ये ट्राई करता है कि जो इस उभार में है अपने आप को सेंड कर सके। तो ये जब पूरी तरीके से थर्ड स्टेप में देखिए, जैसे ये पूरी तरह से डिवाइड कर चुका है, ये आपका न्यूक्लियस एक है, ये न्यूक्लियस सेकंड है। तो ये एक ही न्यूक्लियस था जो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक तो इसके पास ही पहुंच गया और एक यहीं पर पेरेंट सेल में ही रह गया। तो पेरेंट सेल में रहने के बाद अब ये न्यूक्लियस यहाँ पहुंच चुका है, पूरी तरह से बड क्रिएट हो चुका है। जैसे ही कुछ टाइम तक तो बड यहाँ पे अटैच रहेगा और फिर उसके बाद बड मेच्योरेशन के बाद यहाँ से डिटैच हो जाएगा और एक नया ईस्ट बनकर तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल ईस्ट का ही दिया हुआ है, इसलिए ईस्ट का ही नाम ले रही हूं मैं। राइट, चलिए भाई ये सब तो क्लियर हो गए ना, बिल्कुल ओके। अब ये सब क्या है ना गाइज, ये चीजें ना मैं आपको इससे समझाऊंगी कि ये जो डायग्राम है वो क्या थे। सबसे पहले देखिए बडिंग आपको मैंने समझा दी। एक आपके पास यहाँ पर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर आपका यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। क्या है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, तो ये आपका वैक्यूल मान लेते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है। ईस्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर बडिंग की बात हो रही है ईस्ट में। ओके, उसके बाद अभी जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, जनरली मैंने आपको पहले ही बोला था कि बडिंग के अंदर जो पेरेंट सेल होता है उसमें थोड़ा सा उभार आता है। क्या आता है, उभार आता है। उभार आते ही वैक्यूल तो वहीं की वहीं है, लेकिन जो न्यूक्लियस है आपका, जो आपका न्यूक्लियस है वो आपस में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। डिवाइड होते ही क्या करेगा, इस वाले जो उभार वाला पोर्शन है यहाँ पर आना ये शुरू हो जाएगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पर ये जो जैसे ही न्यूक्लियस यहाँ पर आगे ट्रांसफर हो जाएगा, डिवाइड पूरी तरह से दो हिस्सों में डिवाइड होकर एक हिस्सा यहाँ चला जाएगा और एक हिस्सा इसी पेरेंट सेल में रह जाएगा। जैसे ही इस वाले हिस्से में ये न्यूक्लियस चला जाएगा तो आपका जो पर्टिकुलर जो बड जो उभार क्रिएट हुआ था वो उभार यहाँ से डिटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें भी न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर भी न्यूक्लियस बन जाता है। क्लियर, बिल्कुल। ये हो गया बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट। ये जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि यहाँ पर मैं कुछ स्मॉल प्लांट्स और फंजाई में कौन से टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ईस्ट के अंदर आपको बडिंग देखने को मिलता है जिसमें डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स। क्लियर। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है, इसमें क्या होता है दैट पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। जो पेरेंट की बॉडी है वो दो हाफ्स में क्या हो जाती है, डिवाइड कर जाती है। क्या कर जाएगी, दो हाफ में डिवाइड। जैसे कि हमने अभी देखा था बाइनरी फिजन में। बिल्कुल याद रखो यार, फिगर याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा, फिगर याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ज़ूस्पोर्स। अब भाई ये कौन सी नई चीज दे दी मैम ने, ये ज़ूस्पोर्स क्या है, आप लोगों को इजिली समझाती हूँ। क्लेमाइडोमोनास में होते हैं, ये ध्यान रखना, क्लेमाइडोमोनास में होते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ ज़ूस्पोर्स बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, ये कुछ हैं ज़ूस्पोर्स। ये इनकी क्या है, ये इनकी है फ्लैजेला। क्या है, फ्लैजेला। अब इन सभी के पास अपना अपना भाई न्यूक्लियस है। क्या है, अपना अपना न्यूक्लियस है। अब ये क्या है, दीज आर द ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अब क्या होगा, इनमें से कोई भी एक, मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, कोई भी एक आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी एक आगे बढ़ा है। ठीक है, बाकी भी होते हैं, बाकी भी आगे रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक की बात करूंगी ताकि सेल साइकिल हमें समझ में आ सके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये आगे बढ़ा, क्योंकि फ्लैजेला है इसके पास तो ये मूव कर पा रहा है, इसलिए मोटाइल स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर ही अंदर ना और भी कई सारे सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। अंदर ही अंदर ज़ूस्पोर्स और भी ज्यादा बन रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो लेयर आपको दिख रही है ना, ये हट जाएगी, ये लेयर खत्म हो जाएगी और वापस से आपको कई सारे ज़ूस्पोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है ज़ूस्पोर, किस तरीके से यहाँ पर बनते हैं और किस तरीके से यहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनके नए इंडिविजुअल बनते हैं। आपको पता चला कैसे बनते हैं, बिल्कुल। दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल मतलब जो मूव कर पाते हैं। मूव क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास होता है फ्लैजेला। उसके बाद आते हैं कोनिडिया। नाउ भाई ये कोनिडिया क्या चीज है, ये क्या नई चीज आ गई। एक चीज देखना आप, चलो डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में बनाया होगा भाई, बिल्कुल बनाया होगा, राइट। देखो यहाँ पर आपको कोनिडिया देखने को मिल रहा है,
बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं? कोनिडिया। और ये जो आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये है कोनिडियोफोर। क्या है? कोनिडियोफोर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। तो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हाइफे, और ये आपका है कोनिडियोफोर, जो इसको एक क्या देता है? स्टेबिलिटी। इस चेन को, वरना चेन गिर जाएगी, इस चेन को स्टेबिलिटी देने के लिए, स्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड करने के लिए कोनिडियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, बिल्कुल। देखिए ज़ूस्पोर्स में भी देख लीजिए कि कोई एक आया, सबके पास फ्लैजेला है, सभी ज़ूस्पोर्स के पास फ्लैजेला है, और इनमें से कोई भी एक जो है उसके बारे में इन्होंने और डिटेल में बता दिया कि वो अंदर ही अंदर वो क्या करता रहेगा? डिवाइड करता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपने लेयरिंग बनाई है ज़ूस्पोर्स के आसपास, वो हट जाएगी, और ये जो ज़ूस्पोर है वो बाहर आ जाएंगे और नए इंडिविजुअल क्रिएट हो चुके हैं। राइट, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो बडिंग तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलती है। तो हाइड्रा का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, एक बर्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, कुछ टाइम बाद मैच्योरेशन के बाद ये क्या होगा? यहाँ से डिटैच हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। उसके बाद हम देखते हैं कोनिडिया हो चुका है। पेनिसिलियम एक फंजाई के अंदर होता है। नॉन मोटाइल आप देख सकते हो, जो कोनिडिया था उसमें चेन लाइक स्ट्रक्चर्स तो आपको देखने को मिल रहे थे। एक्सोजीनियस स्पोर्स एंड चेन, ये कुछ स्पोर्स जैसे देखने को मिलते हैं, और चेन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए इनको एक्सोजीनियस स्पोर्स एंड चेन कहा जाता है। और नॉन मोटाइल, अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, इसलिए नॉन मोटाइल है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम। उसके बाद आते हैं गेम्यूल कौन से स्ट्रक्चर है भाई? गेम्यूल क्या है? एग्जाम्पल है इनका स्पॉन्जेस। गेम्यूल क्या है? और एग्जाम्पल है इनका स्पॉन्जेस। अब देख लो एक बार गेम्यूल्स कहाँ मिलेंगे। ये देखो, स्पॉन्ज के अंदर गेम्यूल देखने को मिल रहा है आपको। ये जो आपको ये बाहर की स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं ना, कांटे जैसे, इनको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पिक्यूल्स। राइट, उसके बाद आपको ये जो अंदर ये क्या देखने को मिल रहे हैं? स्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर, स्पॉन्जेस जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? आर्कियोसाइट्स। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये है गेम्यूल। क्या है? गेम्यूल। तो इसी के अंदर डिवीजन होता जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता जा रहा है। ठीक है, चलो अब हमने किसकी बात की? जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो फंजाई होते हैं, उनकी बात की। अब हम बात करते हैं कि जो हायर प्लांट हैं उनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। हायर प्लांट्स के अंदर होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये जो रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ये सब यहाँ पर है। ठीक है, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब इसको क्लियर करेंगे। सो जनरली यहाँ पर रनर का एग्जाम्पल है। रनर क्या है? रनर इज अ स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मानते हैं। ठीक है, और जिन चीज की वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो पाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो पाता है, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। जैसे कि रनर की वजह से एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, रनर की वजह से एक नया प्लांट बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। राइजोम जिंजर पे प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। शक्कर, मिंट, क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। ट्यूबर, पोटैटो के अंदर कैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि आगे जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, आगे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। ट्यूबर, ऑफसेट का नाम बहुत डिफिकल्ट था, नहीं याद होता आप लोगों को, इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट होता जरूर है और ज्यादा आने के चांसेस भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल याद रख लो, वाटर हाइसिंथ, सिंपल लैंग्वेज में वाटर हाइसिंथ, NTH, जो भी स्पेलिंग, वाटर HYACINTH लगे आप लोगों को नहीं आती मुझे, इसलिए स्पेलिंग बोल के बता दी। ठीक है, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसलिए। बल्ब ऑनियन के अंदर देखने को मिलता है। ये सभी क्या है? बल्ब, ऑफसेट, ट्यूबर, सकर, राइजोम, रनर, ये सब क्या है भाई? निक जोनस का गाना नहीं, सकर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है, जिनकी वजह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो पाती है। ठीक है, मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। आप देखो, ये है जो आपकी किसमें लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैंने आपको एक टेबल बना के दिया, इसको प्लीज अपने नोट्स वाली नोटबुक में बना लेना, और जूलॉजी और बॉटनी की अलग अलग नोटबुक बनाना प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। कई सारे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक सेल जो है वो डिवाइड करता है 2 हाफ्स में, एक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, और हर एक पार्ट
बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है इनटू एन एडल्ट। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट आते हैं ईस्ट। ईस्ट के अंदर में क्या देखने को मिलता था? बडिंग। क्लियर बिल्कुल। द डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन अनइक्वल होता है। अगर इस तरीके से है तो हो सकता है बर्ड यहाँ पर हो, कुछ टाइम बाद डिटैच होकर देखो बर्ड कितना छोटा सा है और ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा, तो डिवीजन तो अनइक्वल होता है। ठीक है। एंड छोटे से बर्ड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि तब तक उस पर्टिकुलर पेरेंट से अटैच रहेंगे, पर्टिकुलर पेरेंट सेल से अटैच रहेंगे जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, यानी कि इनिशियल लेवल में। जैसे ही वो मेच्योर होंगे वो क्या हो जाएंगे? दे विल गेट सेपरेटेड। ठीक है। और मेच्योर कर जाएंगे किसमें? नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म में। किसमें? नए ईस्ट के ऑर्गेनिज्म में। ईस्ट का एग्जाम्पल लिया है इसलिए ईस्ट ऑर्गेनिज्म बोला है, अदरवाइज आप कह सकते हो मेच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, या फिर आप सेल्स भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल्स याद रखना प्लीज। चलो सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पर। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। कई सारे ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाता है। ठीक है। एंड हर एक जो दो डॉटर सेल हमें मिलती हैं डिवीजन के बाद, हर एक डॉटर सेल बहुत ही रैपिडली ग्रो करती है इनटू एन एडल्ट। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे ईस्ट के एग्जाम्पल में। ईस्ट में क्या होता है? डिवीजन जो होती है सेल की वो अनइक्वल होती है। ठीक है। और जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं, ये इस तरीके से है, यहाँ पे बर्ड बन गया है, अनइक्वल डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन है, लेकिन बर्ड तो बन चुका है। ये बर्ड जो है ये तब तक अटैच रहेगा जब तक इनिशियल स्टेज है इसकी, मेच्योर नहीं हुआ। जैसे ही ये मेच्योर हो जाएगा, इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मेच्योर इनटू अ न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म, या फिर आप सेल भी कह सकते हो। जैसे ही मेच्योर होगा ये वहां से डिटैच हो जाएगा, सेपरेटली अलग एक नया इंडिविजुअल या नया सेल क्रिएट कर लेता है। उसके बाद अंडर फेवरेबल कंडीशन द अमीबा विथड्रॉज इट्स सूडोपोडिया एंड सिक्रीट्स अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू कर लेगी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। लेकिन फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई भाई, एनवायरमेंट से रिलेटेड, कुछ फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी चेंज आ गया तो जो कंडीशन है वो अनफेवरेबल हो गई, अब उससे रिप्रोड्यूस नहीं करा जा रहा है, तब क्या होगा? सो when there is unfavorable condition, अमीबा क्या करेगी? it will withdraw its pseudopodia, सूडो मतलब फॉल्स। ठीक है। और वो क्या करेगी? वो 3 लेयर हार्ड कवरिंग, या फिर आप उसको सिस्ट भी बोल सकते हो, अपने आसपास कवर कर लेती है। ठीक है। 3 लेयर जितनी बड़ी, 3 लेयर जितनी मोटी हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम सिस्ट भी बोलते हैं, अमीबा अपने आसपास बना लेती है, जिससे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इनसिस्टेशन। क्या बोलते हैं? इनसिस्टेशन। अब जब भी, जैसे ही, अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन आई, एनवायरनमेंट में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आया, हैबिटेट में चेंज आया, किसी भी तरीके का चेंज आया, तो अमीबा ने क्या किया? अपने आसपास एक सिस्ट, एक 3 लेयर वाली लेयर बनाकर अपने आप को कवर कर लिया। प्रोसेस को बोला इनसिस्टेशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, द इनसिस्टेंट अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। अब देखो पहले अमीबा कैसे फेवरेबल कंडीशन में कैसे कर रही थी? बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई तो अपने आसपास लेयरिंग की, अपने आप को प्रोटेक्ट किया कवरिंग करके, और उसके बाद जैसे ही वापस से फेवरेबल कंडीशन आ गई तो अमीबा ने क्या किया? यहाँ पर मल्टीपल फिजन के थ्रू यहाँ पर क्या किया? रिप्रोड्यूस कर लिया एंड प्रोड्यूसेस मेनी मिनट अमीबा और सूडोपोडियोस्पोर्स। कई सारे अमीबा बनाती हैं छोटे छोटे, या फिर आप उसको सूडोपोडियोस्पोर्स भी बोल सकते हो। सूडो मतलब फॉल्स, याद रखना। उसके बाद द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट। अब जब अंदर ही अंदर यहाँ पर इतने सारे बनने लगे हैं, अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन की वजह से इतने सारे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, इतने सारे सेल बनने लगे हैं, तो ये जो कवरिंग थी ना, ये कवरिंग ये यहाँ से खत्म हो जाएगी। क्यों? बिकॉज बर्स्ट हो जाएगी। द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट, और जो स्पोर्स होते हैं दे आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू एन मैनी अमीबा। और जो जहां पर भी ये फटेगा, जहां पर भी जो सिस्ट वॉल है फटेगा, तो जितने भी यहाँ पर अंदर स्पोर्स थे वो आसपास बिखर जाएंगे, आसपास के सराउंडिंग मीडियम में वो फिर ग्रो करेंगे ताकि नए बहुत सारे अमीबा वो बना सकें। और इसी फिनोमेना को बोलते हैं स्पोर्युलेशन। स्पोर की मदद से जब ये प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं स्पोर्युलेशन।
क्लियर बिल्कुल। चलिए, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, फंजाई किंगडम के मेंबर्स और कुछ प्लांट्स के जैसे कि एल्गे हो गया, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? कुछ स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की मदद से, कुछ स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की मदद से। द मोस्ट कॉमन ऑफ दी स्ट्रक्चर आर जूस्पोर्स, जैसे कि हम देख चुके हैं जूस्पोर्स के पास फ्लैजेला होती है और वो मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? मोटाइल, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कई सारे कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमने कॉनिडिया देखा जो हमें पेनिसिलियम में देखने को मिला, चेन लाइक स्ट्रक्चर था। बड हमें देखने को मिला हाइड्रा में और ईस्ट में। गैम्यूल हमें स्पॉन्जेस में देखने को मिले। तो ये सब क्या है? ये सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। और इन सभी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है कि ये एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकें, ठीक है। एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सके। जन्म देना मतलब एक नया ऑफस्प्रिंग बना सके, जनरेशन को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। जो स्ट्रक्चर्स which have the ability to give rise to new offspring, the structures which have the ability to give rise to new offspring through the process of vegetative propagation are known as vegetative propagule. प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं स्ट्रक्चर्स, उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। क्लियर बिल्कुल, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, हम सभी को पता है कि रनर के बनने के लिए राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इन सब के बनने के लिए दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं लग रही थी ना, दो पेरेंट्स की जरूरत तो नहीं थी ना। तो जब दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है तो क्या होगा? जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमेशा याद रखना, जो एल्गी और फंजाई हैं, ये याद रखना, एल्गे और फंजाई, ये जो दो हैं, जब भी इनको कॉमन तरीके से फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, जो कि है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। लेकिन जैसे ही इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलनी शुरू हो जाएगी तो ये क्या कर लेंगे? एल्गे और फंगाई क्या कर लेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ सेम चीज गाइज यहाँ पर भी लिखी हुई है, वो क्या है? मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई, फंजाई किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं एंड सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गे हो गया, दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ वही चीज वापस से एनसीईआरटी में लिखी है, तो मैं यहाँ पर रीड आउट कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दी स्ट्रक्चर आर, अब वो स्ट्रक्चर जिनकी वजह से ये जो किंगडम फंजाई है और काफी सारे सिंपल प्लांट है जैसे कि एल्गे हो गया, ये सब रिप्रोड्यूस करते हैं जिन स्ट्रक्चर की मदद से, वो स्ट्रक्चर है जूस्पोर, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जनरली आप देख चुके हो क्लमाइडोमोनास के अंदर, ठीक है। तो जो जूस्पोर्स हैं ये जनरली कैसे होते हैं? दे आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, यानी कि ये मूव कर लेते हैं, इनके पास फ्लैजेला होती है जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं। और बहुत सारे कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जैसे कि कॉनिडिया जो हमें पेनिसिलियम फंजाई में देखने को मिलता है, बर्ड्स जो कि हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलते हैं, गेम्यूल्स जो कि स्पॉन्ज में देखने को मिलते हैं। ओके, यू मे हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लास 11th। आपने देखा होगा क्लास 11th में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। आपको ये बताना है, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है? बिल्कुल है, ठीक है। नाउ वाइल इन, अभी तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है जो आपको आंसर आने चाहिए अगर आपने अब तक चैप्टर पढ़ा है तो, राइट। वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं और दूसरे सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम असेक्सुअल वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम फंजाई और कुछ सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गे के लिए यूज करते हैं रिप्रोडक्शन का वर्ड, तो उसमें आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। नाउ प्लांट्स के लिए हम यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, और एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लांट्स के अंदर जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेट अ सेकेंड, हिकअप्स आ रहे, तो प्लांट्स के अंदर जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है कुछ स्ट्रक्चर्स की मदद से होता है। हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब।
ये सभी इनके अंदर इतनी क्षमता है कि ये नए ऑर्गेनिज्म को, नए ऑफस्प्रिंग को बना सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। वो स्ट्रक्चर्स जो हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। कंप्लीट। चलिए, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, साफ सीधी बात है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर राइजोम हो गया, सेकर हो गया, ट्यूबर हो गया, ऑफस्टेट हो गया, इन सभी में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए ये सब किस में आएंगे, ये सभी इंक्लूड होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स में ही। ओके। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, जैसे कि कुछ फ्रेगमेंट्स में, अब आपने देखी होगी, आपने देखा होगा, कई ऐसे होते हैं, आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगी, हाइड्रा जैसे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर एक हाइड्रा है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दिया, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, तो ये क्या करेगा, हाइड्रा एक नया हाइड्रा बना लेगा, पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म, सिर्फ इतने से पार्ट से। इसके पास क्या है, ये वाला पार्ट बचा है, इससे ये पूरा का पूरा एक और ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और ये वाला पार्ट जो सबसे नीचे वाला पार्ट है जिसको मैंने काटा था, वो एक और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो एक हाइड्रा से, जिसको मैंने क्या किया था, जिस हाइड्रा को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया था, उसी हाइड्रा ने क्या किया, 3 नए हाइड्रा बनाकर तैयार कर दिए, जो कि एग्जैक्टली सेम मेच्योरेशन के बाद एग्जैक्टली सेम साइज के हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम कई सारे पीसेस में, कई सारे फ्रेगमेंट्स में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर काट देते हैं, या फिर कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट ग्रो कर जाता है इनटू एन एडल्ट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक पूरा का पूरा एडल्ट बनकर वो खड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल है हाइड्रा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोर्स ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। अब नोट्स में से पढ़ लेते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल आखिर था क्या। ये एक एक्वेटिक प्लांट की कहानी है। किसकी कहानी है, एक्वेटिक प्लांट की कहानी है, ठीक है। उसका नाम है वाटर हाइसिंथ और साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया क्रेस्पेस, ठीक है। ये वाटर हाइसिंथ प्लांट को क्या किया गया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में, ठीक है। क्यों किया गया था, बिकॉज इसके जो फ्लावर्स है ना गाइस, इतने सुंदर हैं, इसकी ब्यूटी को देखकर। क्यों किया गया था, इसकी ब्यूटी को देखकर, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसकी जो शेप थी लीव्स की, इतनी सुंदर लग रही थी कि भाई हमारे जो पॉन्ड्स हैं, इंडिया के जो पॉन्ड्स हैं, उनको ब्यूटीफुल दिखाने के लिए इनको लाया गया, ठीक है। लेकिन पता चला कि ये जो है, ये एक इन्वेसिव वीड है। वीड का मतलब क्या होता है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वीड का मतलब अनवांटेड प्लांट्स। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ऐसे ही बस बन गए हैं, जरूरत उनकी कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो कि विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड, वाटर हाइसिंथ जो है वो एक बहुत ही बड़ा इन्वेसिव वीड है, ठीक है। अनवांटेड प्लांट है, विच इज फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। जहां पर भी खड़ा पानी है, पानी रुका हुआ है, वहां पर ये ग्रो कर जाता है, वहां पर ये ग्रो कर लेता है और पूरे के पूरे सरफेस को ढक लेता है। जब ये सरफेस को ढक लेगा तो जो सूरज की रोशनी आ रही है, वो रोशनी कैसे आ पाएगी, रोशनी नीचे जो फिश रह रही है, ये पानी है ना, पानी में उगते हैं, तो पानी में नीचे क्या है, नीचे बहुत सारी फिशेज हैं। क्या है, बहुत सारी फिशेज हैं, कई सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो जब ये सन की रोशनी ही नीचे तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि इस पूरे को किसने कवर कर लिया है, वाटर हाइसिंथ ने। और गाइस ट्रस्ट मी, ये लोग बहुत रैपिडली, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी रैपिडली डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने कवर कर लिया, सरफेस कवर कर लिया। अब सन की रोशनी नहीं जा पा रही है अंदर, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ठीक है। कवर है पूरा एरिया, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से इट विल ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर से ऑक्सीजन ड्रेन कर लेगा, जिसकी वजह से भाई इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फिशेज वगैरह को और उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से इसको क्या कह दिया गया था, इसकी सुंदरता की वजह से इसको लाया गया था इंडिया के अंदर, लेकिन ये एक टेरर बन के रह गया था, ठीक है। ये एक बहुत ही गलत चीज बनकर रह गया था, हमारे लिए डेंजर बन के रह गया था, बिकॉज इसके लाने का कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। कई सारी स्पीशीज, कई सारी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम था उसको इसने काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाटर हाइसिंथ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीफ। वाटर हाइसिंथ को क्यों यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज उसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल थे और उसके लीव्स की जो शेप थी वो भी बहुत सुंदर थी। सिंस इट कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट। अब ये जो वाटर हाइसिंथ का जो प्लांट है ना, ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से करता है, और ये इतना जल्दी करता है
इतना फिनोमिनल रेट है इसका दैट इट विल स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा पानी का सरफेस ये कवर कर लेता है और फिर इनसे पीछा छुड़ाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, राइट। चलिए यहाँ पर हम एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस स्कोर्च ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। अब तो आपने सुन लिया, अब तो इसकी बात बिल्कुल सही है। अब तो आपको बता दिया वाटराइजेशन क्या है, टेरर ऑफ बंगाल क्या है, तो अब तो आपको पता है, राइट। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट। ये कुछ भी नहीं है, एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इन्वेसिव वीड है, अनवांटेड प्लांट है। वीड का मतलब अनवांटेड प्लांट, नहीं जरूरत है इसकी। फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। ये वहां पर पाया जाता है, हर जगह पर, ये जहां पर भी रुका हुआ पानी है, ठहरा हुआ पानी है, पॉन्ड हुआ, लेक हुआ, वहां पर ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। नाउ ग्रो कर गया, पूरे सरफेस पे ग्रो करेगा। इमेजिन करो ये नीचे पूरा पानी है, यहाँ पर सरफेस पे पूरे पे ये उग गया है। जब पूरे सरफेस पे उग जाएगा तो सरफेस को कवर कर लिया। अब क्या होगा, ये अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, नीचे अंदर जो फिशेज है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो क्या हुआ, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। वाटर सारी ऑक्सीजन इसने ले ली, जिसकी वजह से जो फिशेज है उनकी डेथ हो गई, क्योंकि भाई उनका इकोसिस्टम चल रहा था, उसको इसने जाके डिस्टर्ब कर दिया। बाहर से लाए हैं, एलियन स्पीशीज हुई, इसने उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि वहां पर इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, इनफ सनलाइट नहीं पहुंच रही है, तो वो फिशेज जो है वो मरनी शुरू हो गई, राइट। अब इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 13 और 14 में और भी अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया गया है। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी आपके अंदर आएगी कि भाई अगर इतना ही खराब ये प्लांट था तो इसको लेकर के क्यों आए। पर्पल कलर के बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं इसके, लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजर है हमारे बाकी के इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली इंडिया में इसको इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ब्यूटीफुल शेप की वजह से लाए थे। लीव्स की जो शेप थी बहुत सुंदर थी। और ये एक इतना बड़ा थ्रेट क्यों बना, टेरर क्यों बना, क्योंकि ये जो है ना बहुत जल्दी प्रोपागेट कर लेता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो बहुत जल्दी यहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करने लगेगा और पूरे के पूरे पानी, पूरे जहाँ पर भी ये उग रहा है पूरे में फैल जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में, जिसकी वजह से इस अगर एक बार फैल जाए तो इससे छुटकारा पाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, वो क्या है, हम एक बार इस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। आई होप अगर मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊंगी तो आप लोगों को वो चीज़ ईजिली समझ में आएगी। वो क्या है, देखिए, वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ इस तरीके से, वेट, हाँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपकी लीव्स है, ठीक है, ये लीफ है आपकी, ओके। इस तरीके से आपका कुछ ये प्लांट है, उसके बाद ऐसे है ये, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी लीफ है, क्या है, लीफ है, और यहाँ पर भी आपकी एक और लीफ है, राइट। अब यहाँ पर कौन सा नोड है, क्या इंटर नोड है, क्या बड है और क्या स्टेम है, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, नहीं पता ना, हम समझेंगे। ये आपका यहाँ पर बड शुरू होने लगा है, तो ये जो यहाँ पर एक नई कली खिल रही है इसको बोलेंगे बड, क्या बोलेंगे, बड। जिस भी पॉइंट से एक लीफ निकल रही होती है उस पॉइंट को बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, नोड। इस पॉइंट से निकल रही है नोड, इस पॉइंट से निकल रही है नोड, क्लियर। दूसरा ये वाला पोर्शन क्या है, इट इज स्टेम, क्या है, स्टेम। और दो नोड्स के बीच में, एक ये नोड है एक ये नोड है, दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटर नोड, इंटर नोड। क्लियर हो गया, सारी कंफ्यूजन क्लियर, डायग्राम बना लो, ठीक है, नोड इंटर नोड सब क्लियर। नाउ द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट, वो जगह, वो ओरिजिन जहां पर न्यू प्लांटलेट्स बनते हैं एक प्लांट के अंदर, उन्हें बोलते हैं नोड्स, क्या बोलते हैं, नोड्स। सही बात है, जहां पर लीव्स बन रही थी, हमने डायग्राम में देखा, जहां से लीव्स उग रही थी उसे ही हमने नोड्स बोला था। विच इज प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट, एक मॉडिफाइड स्टेम के अंदर ही ये नोड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एक मॉडिफाइड जब स्टेम बनेगा, अच्छा खासा
बहुत ही केपेबल जब एक बनता है स्टेम, उसके अंदर जब लीव्स आती हैं तो जिस एरिया से वो लीव्स आएंगी, जहां से वो लीव्स उगनी शुरू होंगी, उस एरिया को बोलते हैं नोड्स। द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट, वो प्लांटलेट क्या है यहाँ पर, लीव्स। ठीक है, लीव्स जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दी। उसके बाद whenever these nodes come in contact with damp soil, अब ये जो nodes हैं जहां से leaves आ रही है, जैसे ही ये किसी damp soil या फिर water के साथ contact में आती हैं तो ये क्या बना लेती हैं, they will produce roots and new plant। ठीक है, जब रूट्स बन जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है नए प्लांट भी बन जाएंगे। तो जैसे ही ये जो नोड्स हैं ये कांटेक्ट में आती हैं विद डैम्प सॉइल और वाटर, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आपको एक और चीज देखने को मिलेगी जो है एडवेंटिटस के बारे में। एडवेंटिटस बर्ड्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई एडवेंटिटस बर्ड्स क्या होते हैं, भाई किस तरीके से ये लोग फॉर्म होते हैं। तो जनरली आपको ये देखना जरूरी है कि ब्रायोफिलम, ठीक है, ब्रायोफिलम के अंदर, अब एक और चीज आपको बता दूं कि समझ लीजिए, ये मैं नोड इंटरनोड की बात कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसे है। ठीक है, आप ध्यान रखो, एक तरीके से स्टेम है, स्टेम में ऐसे बीच बीच में लाइंस बनी हुई है। वो जो लाइंस बनी हुई है ना, जहां से एक बार ये लीफ निकल रही है, क्या निकल रही है, यहाँ से कुछ लीव्स या फिर कोई भी स्ट्रक्चर निकल रहा है, यहीं से निकलेगा। जो भी स्ट्रक्चर निकला है यहीं से निकलेगा, कोई यहाँ से तो निकल नहीं जाएगा। तो ये जो दो नोड्स के बीच की जगह है ये है इंटर नोड, और ये जो है ना ये सभी है नोड्स। ठीक है, जहां से लीव्स या कोई भी प्लांटलेट निकल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट अ सेकेंड, हाँ नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे वेजिटेटिव वाले पोर्शन की, सॉरी एडवेंटिटस बर्ड्स की। एडवेंटिटस बर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवेंटिटस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ द लीव्स। लीव्स जो है, लीव्स है, एक सेकेंड, लीव्स है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन नॉचेस से यहाँ पर एडवेंटिटस बर्ड निकलेंगे जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लीव के मार्जिन पे। मार्जिन तो ये होता है ना, यहाँ पर कुछ नॉचेस प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ नॉचेस इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करना है ब्रायोफिलम के लीव, आपको समझ में आ जाएगा क्या डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, अभी सर्च करो, कर लिया सर्च, पॉज कर दो भाई, उसके बाद देख लो। ठीक है, तो फिर यहाँ से ना, यहीं से वो चीजें निकलनी शुरू होंगी। कोई भी प्लांटलेट जो है वो यहाँ से निकलना शुरू होगा, इन नॉचेस से निकलना शुरू होगा, जो कि कहाँ है, ब्रायोफिलम के कहाँ पर प्रेजेंट है, मार्जिन पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से निकलना शुरू होगा, एडवेंटिटस बर्ड्स बोलते हैं इन्हें। उसके बाद दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट। इस एबिलिटी को, ये जो नोड्स से निकलना, एडवेंटिटस बर्ड्स क्रिएट करना, रूट्स का बनाना, ये सब किसने इसका फायदा उठाया, फार्मर्स ने, फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन। ठीक है, कमर्शियली अगर हमें इनको बनवाना है और ज़्यादा कि भाई सीजनल है, नॉन सीजन में नहीं होगा तो बनवाना है, तो हम इनकी कंडीशन प्रोवाइड करके इनको बनवा देते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी हद तक सिंपल है। जैसे कि एल्गे, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, फंजाई, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। एंड जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मैंने ये लाइन बार बार क्लियर कर रही हूँ कि इन एल्गे, इन फंजाई को जब इनकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन अगर इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन मिली तो क्या करोगे, तो ये शिफ्ट कर जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वही लिखा हुआ है दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, जैसे ही इनकी फेवरेबल कंडीशन खत्म होने लगती है, कुछ चेंजेस आने लगते हैं, इनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं रही, सीजन नहीं रहा, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो ये किस में चले जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और फेवरेबल कंडीशन में कौन सी रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आता है असेक्सुअल, या फिर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हो। एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट। अगर आप देखो कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कौन करता है, जनरली हायर प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। हायर प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर उन हायर प्लांट्स की फेवरेबल कंडीशन उनको मिल रही है,
ठीक है, जिस टेम्परेचर में उनको चाहिए, जो उनको एनवायरनमेंट चाहिए, हैबिटेट चाहिए, सब मिल रहा है तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर वो कंडीशंस नहीं मिल रही है तो वही हायर प्लांट क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। इसीलिए मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं, जो इतनी ज्यादा एडवांस हैं, उनके अंदर हमें कौन सी रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आर यू अवेयर ऑफ हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डैलिया आर कल्टिवेटेड। क्या आपको पता है ये जो पोटैटो जो सॉइल के नीचे उगता है, ठीक है, शुगर केन जो अपनी पूरी सॉरी वो तो बैम्बू होता है, आई एम वेरी सॉरी, शुगर केन, बनाना, जिंजर, ये सभी कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे इनको उगाया जाता है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स, जिनको हम आइज कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम चलते हैं पीछे हमारा डायग्राम। देखो ये डायग्राम तो इजीली समझा दिया था मैंने आपको, बहुत अच्छे समझा दिया था। लेकिन इस डायग्राम के अलावा भी ना और भी डायग्राम्स हैं, वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला डायग्राम है आपका, वेट, ये जो ए वाला डायग्राम है, इट इज आईज ऑफ पोटैटो, इट इज आईज ऑफ पोटैटो। यहाँ पर देखो बननी शुरू हो रही है, आईज बननी शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, दीज आर जर्मिनेटिंग आई बर्ड, दीज आर जर्मिनेटिंग आई बर्ड। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर। क्या बोलते हैं, ट्यूबर। ट्यूबर की वजह से यहाँ पे रूट फॉर्म होंगी और नया जो पोटैटो है वो बनना शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है जिंजर। जिंजर में क्या है, राइजोम ऑफ जिंजर। राइजोम कहाँ है भाई, देखने को तो मिल रहे हैं, एडवेंटिटस रूट देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जिस स्ट्रक्चर की वजह से ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट करेंगे, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे, वो है राइजोम। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो आगे स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका, बल्बिल ऑफ एगेव। ये जो मोटा वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को बोलते हैं बल्बिल। उसके बाद ब्रायोफिलम, देखो मार्जिनल साइड पर बनने शुरू, कहीं भी बीच में दिख रहे हैं नहीं, सिर्फ मार्जिन पर ही जो आपके पर्टिकुलर न्यू प्लांटलेट्स जो बनने शुरू हुए हैं, सिर्फ मार्जिन पर ही बनने शुरू हुए। जैसे कि नई लीव्स जो हैं वो कहाँ पर बननी शुरू है, मार्जिन पर ही। तो इन नई लीव्स को क्या बोलेंगे, एडवेंटिटस बर्ड्स बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ, देखो पूरी तरह से इनके बीच में क्या है, ऑफसेट प्रेजेंट है। ऑफसेट का एग्जांपल वाटर हाइसिंथ बताया था ना, ऑफसेट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से इसी ऑफसेट की मदद से जुड़े हुए हैं और एक नए ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। ठीक है, देखो पूरे वाटर को कवर कर लेते हैं, सरफेस को कवर कर लेते हैं। राइट, चलो क्लियर हो गई ये चीज, इस डायग्राम पे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम, नहीं पड़ेगी यार, बोल दिया करो कभी कभी। राइट, चलो, सो आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना, बनाना का राइजोम, या फिर आप जिंजर की भी बात कर सकते हो, एंड जिंजर। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स, ये वही चीज है जो मैंने आपको भी पढ़ाई है कि इन सभी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। दे ऑकर फ्रॉम द नोड्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट। नोड्स क्या होती हैं, डायग्राम बनाया था ना अभी, राइट। ठीक है ना, जैसे ये नोड्स जो है, जहां से भी ये नोड्स वो होती हैं जहां से प्लांटलेट जो है, नई जो प्लांटलेट है वो बनने, जैसे कि नई लीव्स जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं। और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं, दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड्स। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। सिमिलरली एडवेंटिटस रूट्स में भी ये होता है, कि एडवेंटिटस बर्ड्स में भी ये होता है दैट वो उन नॉचेस से बनती हैं जो कि लीव्स की मार्जिन पर, ये लीव है, इसकी ये मार्जिन है, मार्जिन है, यहां पर आपकी एडवेंटिटस बर्ड्स बननी शुरू होंगी। एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज को जानना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन का बहुत अच्छा मोड है जो कि बहुत ही सिंपल है, जैसे कि अमीबा वगैरह हो गया, ईस्ट वगैरह हो गया, बहुत सिंपल है, फंजाई हो गए। लेकिन देखो एलजे और फंगाई लिखा हुआ है ना, लेकिन जैसे ही इन एलजे और फंजाई, वाओ कितना अच्छा बोल रही हूँ, एलगे एंड फंजाई, आप करेक्ट है। ठीक है, जैसे ही इन एलगे और फंजाई को जनरली उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो ये शिफ्ट कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है, उनके एडवर्स कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन के शुरू होने से पहले ही शिफ्ट कर जाएंगी कहाँ पर, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ठीक है, नाउ व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन।
क्यों? बिकॉज गाइज इसलिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। ओके, एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट। असेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है किनके द्वारा? हायर प्लांट। तो वही हायर प्लांट जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलेगी तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और जैसे उनको डाइवर्स कंडीशन आ जाएंगी, उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं देखने को मिलेंगी, तो क्या हो जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में वो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? सेक्सुअली। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। क्लियर? माइंड में एक चीज क्लियर हो गई होगी। असेक्सुअल ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सेक्सुअल डबल पेरेंट इन्वॉल्व, 2 पेरेंट इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हो गई हो। नोट्स के साथ पढ़ाया है तो थोड़ा टाइम और थोड़ा लेक्चर जो है लंबा हो गया है, अदरवाइज वही 30-40 मिनट का बनता, लेकिन नोट्स को भी पढ़ाया, वही सेम लाइन एनसीईआरटी में भी पढ़ाई। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये तरीका सही है या नहीं है पढ़ाने का। अगर नहीं आपको सही लगेगा तो मैं सिर्फ नोट्स से पढ़ाऊंगी, अगर आपको सही नहीं लगेगा, आपको लगेगा सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाना है तो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स से पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक गिवन है, वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं सेम चैप्टर का नया कोर्स डालने वाली हूँ जिसमें मैं इन्हीं नोट्स को और इनसे भी बेटर नोट्स को एक्सप्लेन करूंगी। सिर्फ और सिर्फ नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे, एनसीईआरटी वहां पर नहीं उठाएंगे। ठीक है। प्रॉपर नोट्स होंगे जो आपके नीट, एम्स और जिपमर में हेल्प करेंगे। तो आप लोग जाकर अनअकैडमी पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। विद दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, विद दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।